हेलो दोस्तों, कैसे हो आप। मैं आशा करता हूँ आप लोग बहुत बढ़िया होंगे, मस्त होंगे, जबरदस्त होंगे और आप लोगों का टेस्ट एग्जामों का प्रिपरेशन बहुत बेहतर ढंग से चल रहा होगा। दोस्तों, आज के क्लास में हम लोग बात करने वाले हैं यूपी टेट, सी टेट, डीएसएसपी, सुपर टेट, इन सभी एग्जामों में मैथ से पूछे गए सवालों के बारे में हम लोग बात करेंगे और उनके कॉन्सेप्ट को सीखेंगे कि कैसे उन्हें हम लोग बना सकते हैं। तो जितने भी प्रीवियस ईयर प्रश्न इसमें पूछे गए हैं उन सभी प्रीवियस ईयर प्रश्नों को हम लोग देखेंगे और उन्हें कैसे हम लोग आसानी से कॉन्सेप्ट से हल कर पाएंगे और ट्रिक क्या उसमें लागू होने वाला है, उन सभी ट्रिक्स को देखेंगे। तो इस वीडियो में आप अंत तक बने रहिएगा। इनका प्रिपरेशन आपको करने के लिए आप यूपी टेट को हल्के में नहीं लीजिए। यूपी टेट में 30 मार्क्स का आपको पेपर 1 और पेपर 2 दोनों में 30-30 मार्क्स का आपको मैथ पूछा जाता है और बहुत ही अच्छी क्वालिटी का आपको मैथ के प्रश्न पूछे जाते हैं। इसे आप केवीएस से कम नहीं मानिए, ठीक है ना। केवीएस से आपको कम इसका क्वेश्चन नहीं होते हैं, बहुत ही अच्छी क्वालिटी के होते हैं। तो चलिए बिना विलंब के हुए इनके प्रश्नों के कॉन्सेप्ट को सीखते हैं। जैसे पूछे जाते हैं, सिर्फ आप प्रीवियस ईयर सभी के प्रश्नों को कर लिए तो मानकर चलिए कि आपका पूरा का पूरा मैथ का सिलेबस कंप्लीट हो गया। तो चलिए हम लोग बिना विलंब के हुए इनके प्रीवियस ईयर प्रश्नों को देखते हैं और यदि अभी तक नहीं सब्सक्राइब किए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और इस वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। जितने प्रश्न उतने तरह के कॉन्सेप्ट आपको सीखने को मिलेंगे। तो चलिए हम लोग इनके कॉन्सेप्ट की ओर इनके देखते हैं कैसे कैसे प्रश्न हैं, उन्हें कैसे आपको करना है। अब देखिए दोस्तों, ऐसे प्रश्न आपसे पूछे जाते हैं, ऐसे प्रश्नों को आप कैसे बनाएंगे, बहुत ही आसानी से बना सकते हैं। कुछ कॉन्सेप्ट आपको पता होनी चाहिए कि माध्य किसे कहते हैं, माध्यक किसे कहते हैं, परिसर किसे कहते हैं, ठीक है ना। तो आपको ये पता होना चाहिए। तो आपको यहाँ पर दिया हुआ है कि माध्य आपको इतना है, ठीक है ना। यहाँ पर आपको दिया हुआ है कि माध्य 4.5 है, ठीक है। तो माध्य का अर्थ क्या होता है? माध्य का अर्थ होता है कि जितने भी प्रेक्षण आपको ये दिए हुए हैं इनका योग, ठीक है ना। प्रेक्षणों का आपको योग करना है और उसकी संख्या से क्या करनी है, आपको भाग दे देनी है, उसकी संख्या से भाग देनी है और आपको यहाँ पर माध्य प्राप्त होता है। और यहीं पर यदि बात किया जाए माध्यक के बारे में कि माध्यक किसे कहा जाता है, माध्यक किसे कहा जाता है, तो माध्यक जो बीच वाली संख्या होती है ना उसे आपको यहाँ पर माध्यक कहा जाता है। तो बीच में जो संख्या, कब बीच में संख्या प्राप्त होगी? जब किसी भी आंकड़े को आरोही क्रम या फिर अवरोही क्रम में उसे व्यवस्थित किया जाए तो जो बीचों बीच में आएगा वही आपका यहाँ पर माध्यक कहलाएगा। कोई कंफ्यूजन है? कोई कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए। उसी तरह से यदि परिसर के बारे में बात किया जाए कि परिसर क्या होता है, तो उच्च सीमा माइनस निम्न सीमा। कहने का अर्थ क्या है कि बड़ी, सबसे बड़ी जो आपको संख्या है उसका और आपको सबसे जो छोटी संख्या है उसका आपको अंतर करने से जो प्राप्त होता है वही आपका यहाँ पर परिसर कहलाता है। आपको सिर्फ यहाँ इससे मतलब है, इसके बारे में समझिए। यहाँ पर जो माध्यक है बीच में क्या आएगा इसको आपको बताना है। तो पहले आपको x की वैल्यू पता करनी हो कि x आखिर है क्या, 8 से बड़ी संख्या है या फिर 8 से छोटी संख्या है, 1 है, 3 है, 5 है, क्या है, इसके बारे में आपको पता करना है। आसानी से पता कर सकते हैं। आपको माध्य दिया हुआ है, ठीक है ना। आपको यहाँ पर माध्य दिया हुआ है कि ये आपको 4.5 है, ठीक है। तो ये माध्य क्या होगा, इसके योग और उनकी संख्या से यदि भाग देंगे तो इसी के बराबर होगा 4.5 के। इनका योग आप कीजिएगा, योग कीजिएगा 7 5 12, 12 7 19, 19 और 8 27, 27 और 5 को आप यदि जोड़ते हैं तो 32 प्राप्त होता है, 36 प्राप्त हो जाएगा, उसमें 4 जोड़िएगा ये आपका हो जाएगा 39, 39 के बाद 40, 40 और 2 जोड़िएगा 42 होगा। अर्थात यहाँ पर जो होने वाला है 42 हो जाएगा और प्लस आपका x है, x के बारे में आपको निकालना है और बटा में इनकी संख्या से हम लोग भाग देते हैं। संख्या कितनी है? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10 की संख्या में है, 10 से आपको भाग देना है। ये माध्य बराबर आपको प्रेक्षणों का योग बटा के उनकी संख्या आपको हो गया। यहाँ से आप आसानी से कैलकुलेट कर सकते हैं। 10 ध्यान से देखिए, एक भाग में है, इधर जाकर के 4.5 में गुणा हो जाएगा। जब गुणा हो जाएगा अर्थात ये हुआ क्या, 42 प्लस x बराबर इससे आकर के गुणा हो जाएगा तो ये 45 हो जाएगा। जो दशमलव है आपका हट जाएगा। यहाँ से आपका x का वैल्यू निकल करके आया, ये 42 इधर जा करके घट जाएगा तो 3 आपका निकल करके आया। क्या कोई कन्फ्यूजन है? यहाँ तक आपको कोई कन्फ्यूजन नहीं होनी चाहिए। अब आपको इसका बताना है कि जो इसका माध्यक है क्या होगा। माध्यक आसानी से बता सकते हैं। पहले इस प्रेक्षण को आप अवरोही या फिर आरोही क्रम में लिखिए या फिर आप इसे लिखिएगा सबसे छोटी और अंत में सबसे बड़ी लिखिए, और नहीं तो आपको यहाँ पर लिखना होगा कि जो आपको सबसे बड़ा पहले लिखना होगा, सबसे छोटा अंत में लिखा है, फिर सबसे छोटा शुरू में लिखिए और अंत में सबसे बड़ा लिखिए, ठीक है ना। यहाँ पर हमने पहले सबसे बड़ा लिखना शुरू किया है तो 8 है सबसे बड़ा, उसके बाद 7 2 बार है तो 7 को 2 बार लिख दीजिए। 5 के बारे में देखिए तो 5 भी आपका 2 बार है, 5 को आप 2 बार लिख लिए, ठीक है ना। अब यहाँ पर इतना आपको हो गया, 5 हो गया, उसके बाद 4 आएगा, उसके बाद 3 आएगा, उसके बाद 2 आएगा और उसके बाद 1 आएगा। अब ध्यान दीजिए,
यहाँ पर क्या यही होगा? यहाँ नहीं, यही नहीं होगा। यहाँ पर सिर्फ आपको यहाँ पर x तो आप इसमें पुट ही नहीं किए, जो x का वैल्यू आया है 3, इसको भी आपको यहाँ पुट करना है। तो x भी क्या आया है? 3 आया है, तो ये 3 हो जाएगा। उसके बाद 2 आएगा और उसके बाद आपका यहाँ पर 1 आएगा। अब देखिए ये 10 संख्या है, 3 3 6 3 9 और 10 आपको संख्या है। अब इसमें आपको बताना है कि जो माध्यक है क्या है। माध्यक अर्थात बीच वाली संख्या आपको पूछ रहा है, तो इसमें टोटल 10 आंकड़े हैं। टोटल क्या है? 10 आंकड़े हैं। तो आपको इसमें प्राप्त होने वाला है 2 माध्यक, ठीक है ना। ये जो 5 और 4 है, ये दोनों संख्या आपको माध्यक के रूप में प्राप्त होने वाली है। यहाँ से देखिए, इधर से देखिएगा 4 खत्म हो जाएंगे, यहाँ से आपको 4 खत्म हो जाएंगे, तो बीच में क्या आपको प्राप्त हो जाएगा? ये संख्या आपको 5 और 4 प्राप्त हो रही है और इन्हीं से आपको माध्यक यहाँ निकालना है। तो जब एक संख्या हो तो वही उसका माध्यक होता है, लेकिन जब 2 संख्याएं प्राप्त हो जाए तो माध्यक निकालने के लिए कुछ नहीं करना है, बस उनका योग करना है, अर्थात उनका औसत ले लेना है, ठीक है ना। तो उनका योग करना है और 2 से भाग दे देना है। योग कीजिएगा तब 5 और प्लस 4 कीजिएगा और बटा के 2 कीजिएगा, अर्थात आपका आने क्या वाला है? यहाँ पर आने आपको क्या वाला है? 5 और 9, 9 में से 2 भाग दीजिएगा तो क्या आने वाला है? 4.5, अर्थात जो इसका माध्यक हुआ, माध्यक जो हुआ आपको 4.5 हुआ। मैं ऐसा करता हूं कि ये कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ गई है। यदि यही आपसे परिसर पूछता तो जो सबसे बड़ी संख्या है 8, उसमें से जो सबसे छोटी संख्या है 1, उसको घटा देते और आपको परिसर प्राप्त हो जाता। माध्यक पूछ रहा है तो बीच वाली संख्या आपको निकालनी है और आपको माध्य तो यहाँ पर दिया हुआ है। यदि नहीं दिया होता, यहाँ पर कुछ संख्याएं दी होती, तो माध्य भी आप आसानी से निकाल सकते हैं। इतनी कॉन्सेप्ट आपको कोई तकलीफ नहीं हुई होगी, आसानी से आपको समझ में आ गई होगी। तो आपको ऐसे ही सभी तरह के कॉन्सेप्टों को मैं समझाते चलूँगा और प्रश्नों को कैसे कैसे प्रश्न पूछे गए हैं, उन्हें आप कैसे आसानी से बना सकते हैं, उसके कॉन्सेप्ट को हम लोग देखेंगे। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, और यदि अभी तक नहीं सब्सक्राइब किए हैं तो जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अब देखिए दोस्तों, ये आपसे प्रश्न पूछा गया है कि 20वीं सदी के भारतीय गणितज्ञ कौन है, इसके बारे में आप बताइए। यहाँ पर आपको ऑप्शन दिया हुआ है। इन ऑप्शन में आपको श्रीनिवास रामानुजन आपको यहाँ पर आते हैं और यही सबसे महान गणितज्ञ हैं। इनकी आपको बात किया जाए इनके जन्म के बारे में, तो इनका जन्म आपको हुआ था 1887 में और इनकी जो मृत्यु हुई थी आपको 1920 में हुई थी। इनकी बहुत ही अल्पावधि में आपको मृत्यु हो गई थी, जबकि आपका इनका जो उम्र था 33 वर्ष का था। इसी उम्र में इनकी मृत्यु हो गई थी। इनका बहुत सारा योगदान है गणित में। गणित के ऐसे कॉन्सेप्ट जो कि अपने समय में कोई हल नहीं कर सकता था और वो अनसॉल्वेबल माने जाते थे, अर्थात उन्हें हल कोई नहीं कर सकता ऐसे माने जाते थे, उन्हें इन्होंने आसानी से हल किया और उसके कॉन्सेप्ट को दिया कि इन्हें कैसे हल किया जा सकता है, ठीक है ना। इन्फिनिटी टर्म के योग के बारे में बात किया जाए, माने इन्फिनिटी टर्म के जितने भी आपको टर्म्स हैं, इन्फिनिटी के बारे में इन्होंने कॉन्सेप्ट दिया। फ्रैक्शंस के बारे में कॉन्सेप्ट दिया, जैसे लंगड़ी भिन्न के जिसे आप कहते हैं कंटिन्यूड फ्रैक्शन, उनका यही इन्हीं का कॉन्सेप्ट वो दिया हुआ है, ठीक है ना। उसमें बहुत सारे आपको सीरीज के बारे में आपको बहुत सारे कॉन्सेप्ट इन्होंने दिया, बहुत सारे थ्योरी दी और बहुत सारे आपको यहाँ पर थ्योरी दिए और उससे पहले ही ये मर गए, लेकिन कहे कि ये सभी के सभी जो आपको फॉर्मूले हैं बिल्कुल 100% करेक्ट है और आने वाले समय में उन्हें सही साबित किया गया, ठीक है। तो इनके बारे में बात किया जाए तो ये बहुत ही अपने आप में बहुत ही महान गणितज्ञ थे और इनका कैलकुलेशन इतना फास्ट था कि आप जिस चीज़ को पेन और पेपर से करें और ये सिर्फ उसको आपके इनके माइंड में ही वो चीज़ आपको मात्र सेकेंडों में ही 2-4 सेकेंड में उसका आंसर डायरेक्ट, जैसे कि कोई रट करके याद रखा हो उस तरह से इनका वो आंसर दे देते थे। किसी भी मतलब कि नंबर संबंधित, नंबर्स में तो इनको महारत हासिल थी। नंबर्स के चाहे कैसे भी प्रश्न हो आसानी से सिर्फ आप बोलिए और आंसर पाइए, इतने इनके पास कॉन्सेप्ट थे नंबर्स के बारे में। खासकर नंबर्स के बारे में गणित के और भी क्षेत्र में इन्होंने बहुत सारे काम किए, लेकिन नंबर्स पर इनका काम बहुत ही अलग तरह का रहा, सबसे अलग, ठीक है ना। तो मैं ऐसा करता हूं कि इनके बारे में आपको कुछ जानकारी समझ में आई होगी। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं और उनके कॉन्सेप्ट को सीखते हैं। अब देखिए दोस्तों, ये आपसे प्रश्न पूछा गया है कि यदि 2 संख्याओं का अंतर तथा गुणनफल क्रमशः 5 और 36 है। यहाँ पर बात समझिए, कह रहा है कि 2 संख्याओं का अंतर यदि 5 है और इन्हीं का गुणनफल के बारे में बात करें कि गुणनफल यदि 36 है, तो आपको यहाँ पर पूछ रहा है कि तो उनके व्युत्क्रमों का अंतर आपको क्या होगा, इसके बारे में बताइए। तो यहाँ पे यदि हम 36 के बारे में बात करें, इनके अंतर के क्या है, आपको 5 है और उन्हीं संख्याओं का यदि गुणा करते हैं 36 प्राप्त होता है। तो 36 को ऐसे 2 पार्ट में तोड़िए कि वो उनका गुणा करें तो 36 हो और उनका अंतर करें तो 5 हो। तो ऐसे हम लोग 9 चौक के 36 कर सकते हैं। 9 चौक क्या कर सकते हैं, 36 गुणा करेंगे 36 और अंतर करेंगे 5 आपका आएगा। यहाँ पर आपसे कह रहा है कि जो आपको यहाँ पर संख्याएं प्राप्त हो रही हैं, जो आपको संख्याएं प्राप्त हो रही हैं, इनके व्युत्क्रमों
क्रमों का अंतर आप बताइए। ये क्या है, ये क्या है आपका, ध्यान दीजिए, ये आपका क्या है, यहाँ पे ये जो आपको प्राप्त होने वाला है ये 9 - 4 और बराबर 5 आपका प्राप्त होने वाला है। ये क्या है, संख्याओं का अंतर है। लेकिन आपको निकालना है क्या, व्युत्क्रमों का अंतर। क्या आपको निकालना है, व्युत्क्रमों का था अर्थात रेसिप्रोकल का आपको यहाँ पर उनका अंतर निकालना है। तो व्युत्क्रमों का अंतर, तो संख्याओं क्या कीजिए, पलट दीजिए। संख्याओं क्या कीजिएगा, आप पलट दीजिएगा। तो पलट दीजिएगा तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये 1/9 हो जाएगा और माइनस आपका 1/4, अर्थात संख्याएं अंश जो है हर के रूप में और हर अंश के रूप में हो जाती है, वही उसका क्या होता है, व्युत्क्रम हो जाता है। यहाँ पर वैल्यू आपका माइनस आएगा, लेकिन माइनस से नहीं घटाना है आपको, अंतर यहाँ पर 1/4 में से 1/9 घटाइए या फिर 1/9 में से 1/4 को घटाइएगा, हमेशा आपको पॉजिटिव ही वैल्यू रखना है। ठीक है, इतनी बात आपको याद रखनी है। तो यहाँ पर इनका कॉन्सेप्ट आप यूज कर सकते हैं। इनका एलसीएम निकालिएगा तो ये आपका 36 हो जाएगा नीचे, और ऊपर कीजिएगा, इसमें भाग दीजिएगा। ध्यान दीजिए, 9 से भाग दीजिएगा तो 4 आने वाला है, तो यहाँ पर आपका 4 हो जाएगा। उसी तरह से 4 से भाग दीजिएगा, 9 आने वाला है, यहाँ पर आपको 9 हो जाएगा। माइनस में आएगा, लेकिन माइनस आपको नहीं रखना है, और 5/36 आपका आने वाला है। अर्थात इनके व्युत्क्रमों का जो अंतर है, जो व्युत्क्रमों का अंतर है उसके बारे में आपसे पूछ रहा है ना, तो आपको 5/36 होने वाला है, और ऑप्शन नंबर 1 इसका सही आंसर हो जाएगा। क्या कोई दिक्कत है, कोई दिक्कत आपका नहीं है, ठीक है ना। तो यहाँ पर सिर्फ आपको अंतर कितना है इसके बारे में आपसे पूछ रहा है, माइनस आपको नहीं लगाना है और आसानी से बताना है, जो ऑप्शन रहेगा वही उसका सही आंसर हो जाएगा। तो ऐसे प्रश्न को आसानी से आप बना सकते हैं, बाई ऑप्शन आपको बनाना है, न कि आपको यहाँ पर क्वेश्चन को देख करके और लगे थ्रू आपको इसको, इसमें एक्स का वैल्यू, इसमें एक्स का वैल्यू पुट कीजिएगा, बहुत सारा आपको समीकरण बनने वाला है, समीकरण बनेगा, समय अधिक लगेगा। सिर्फ आप इसका कॉन्सेप्ट यूज कीजिए और आसानी से बना सकते हैं। क्या कोई दिक्कत है, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। यदि दिक्कत हो तो एक बार वीडियो को और भी देख लीजिएगा, ठीक है ना। ये सभी के सभी अच्छे कॉन्सेप्ट है और बार बार पूछे हुए प्रश्न है, और ऐसे ही आपको प्रश्न पूछे जाते हैं, और ये सभी के सभी प्रीवियस ईयर हैं, और ऐसे ही आप प्रश्न करने वाले हैं, और साथ साथ उनके कॉन्सेप्ट को भी आप सीखने वाले हैं। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं और उनके कॉन्सेप्ट को सीखते हैं। अब देखिए दोस्तों, यहाँ इकाई अंक से भी आपको क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इकाई अंक बताना बहुत ही आसान काम है, बस कुछ बातें आपको याद रखनी है। क्या बातें याद रखनी है कि इकाई अंक के लिए सिर्फ आपको इस संख्या से डरना नहीं, सिर्फ इकाई से ही आपको गुणा कराना है। और यदि इकाई के स्थान पर 2 और 5 एक साथ मिल जाए, 2 और 5 एक साथ मिल जाए, तो कुछ भी घबराने की जरूरत नहीं है, हमेशा उसका इकाई अंक 0 प्राप्त होगा। क्योंकि जब 2 और 5 किसी भी संख्या में इकाई अंक मिल जाएंगे और गुणा होगा तो 10 हो जाएगा, और पुनः अब इस इकाई अंक से किसी भी इकाई अंक में गुणा होगा, हमेशा इकाई अंक क्या प्राप्त होने वाला है, 0 ही प्राप्त होने वाला है। ये कॉन्सेप्ट आपको याद रखना है। यहाँ पर इसका आपको बताना है कि इकाई अंक क्या होगा, तो आपको यहाँ पर सिर्फ इकाई को देखना है, और इकाई जो होगा उन्हीं का आपको गुणा कराना है। तो 8 में 6 का गुणा कराना है, 9 से गुणा कराना है, और आपको यहाँ पर 2 से गुणा कराना है। गुणा कराइए, ध्यान दीजिए, 9 दूना के 18, 18 में सिर्फ आपको 8 रखना है, ठीक है ना। उसी तरह से यहाँ पर 8 6 के 48, 48 में सिर्फ आपको 8 रखना है, और 8 का 8 से पुनः गुणा कराना है, तो क्या आएगा, 64 आएगा। तो 64 में क्या आपको होने वाला, इकाई अंक 4 होने वाला है, और जो इकाई अंक इसमें ऑप्शन में 4 होगा वही उसका सही आंसर हो जाएगा। कौन सा है, ऑप्शन नंबर 1 है, और यही इसका सही आंसर हो जाएगा। तो ये कॉन्सेप्ट आपको पता होनी चाहिए कि इकाई अंक में बड़ी से बड़ी संख्या से कोई मतलब नहीं है। इकाई अंक प्राप्त होने वाले ही आपकी इकाई अंक से ही, तो इकाई से ही सिर्फ आपको गुणा कराना है। और यदि इकाई के स्थान पर 0 या फिर प्राप्त हो जाए 2 और 5 प्राप्त हो जाए, तो चाहे कितनी भी बड़ी संख्या का सीरीज हो, ठीक है ना, उसमें आपको हमेशा इकाई अंक 0 ही प्राप्त होने वाला है। क्या कोई कन्फ्यूजन, कोई कन्फ्यूजन नहीं है। चलिए नेक्स्ट कॉन्सेप्ट की ओर चलते हैं और उन्हें सीखते हैं। अब देखिए दोस्तों, ये आपका एपीजीपी एचपी से आपका प्रश्न है। यहाँ पर एपीजीपी अर्थात अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन, और यहाँ पर हार्मोनिक प्रोग्रेशन के बारे में यहाँ पर बात है। लेकिन यहाँ पर प्रोग्रेशन नहीं है, यहाँ पर आपको इनका माध्य है। तो माध्य के बारे में आपको यहाँ पर संबंध दिया हुआ है कि कौन सा संबंध है। अर्थात कहने का अर्थ क्या है कि आपको यहाँ पर अर्थमेटिक मीन के बारे में आपको बताना है, ज्योमेट्रिक मीन के बारे में आपको संबंध जानना है, और आपको हार्मोनिक मीन के बारे में, अर्थात इन्हें आपको यहाँ पर डिनोट किया है, ए से डिनोट किया गया है, जी से डिनोट किया गया है, और आपको यहाँ पर एस से डिनोट किया गया है। और इसमें से आपको बताना है कि इनमें से कौन सा इसका ऑप्शन सही होगा, इनमें कौन सा संबंध इसका सही होगा। तो एक बात हमेशा याद रखना है कि जो आपको एम होता है, अर्थमेटिक जो मीन होता है, वो हमेशा बड़ा और बराबर होता है ज्योमेट्रिक मीन से, और ज्योमेट्रिक मीन हमेशा बड़ा और बराबर होता है हार्मोनिक मीन से। अर्थात यहाँ पर ए जी एच के बारे में बात किया है, तो एच हमेशा बड़ा और बराबर होता है जी से, और जी हमेशा बड़ा और बराबर होता है एच से। ये कॉन्सेप्ट आपको याद रखना है। सिर्फ आपको ये याद रखेंगे तो आसानी से 1 नंबर प्राप्त कर लाएंगे, ठीक है ना। तो यहाँ पर आपको क्या होगा, ऑप्शन नंबर 3 होगा, और यही इसका सही आंसर होगा। तो मैं आशा करता हूँ कि ये कॉन्सेप्ट आपको समझ में आई है, इसमें आपको याद रखने की ही जरूरत है, तो आप इसे याद रखेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं और उनके कॉन्सेप्ट को सीखते हैं।
अब देखिए दोस्तों, ये आपसे प्रश्न पूछा गया कि यदि किसी वस्तु का क्रय मूल्य उसके विक्रय मूल्य का 3/2 है। ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर जो विक्रय मूल्य का 3/2 है, तो मान लीजिए कि विक्रय मूल्य, ठीक है ना, मान लीजिए कि विक्रय मूल्य जो है, विक्रय मूल्य है वो आप 100 मान सकते हैं, 1 मान सकते हैं, 100 मान सकते हैं, कुछ भी मान सकते हैं। मान लीजिए कि ये आपका 1 ही है, ठीक है ना। यहाँ पर यदि विक्रय मूल्य 1 है तो विक्रय मूल्य का आपको यहाँ पर उसका जो क्रय मूल्य है ना वो 3/2 है। जो आपका क्रय मूल्य के बारे में बात किया जाए कि क्रय मूल्य क्या है, क्रय मूल्य क्या है, क्रय मूल्य क्या है, इसके बारे में बात किया जाए तो जो आपका विक्रय मूल्य है इसका आपका यहाँ पर 3/2 है। क्या कोई दिक्कत है? 1 का 3/2, 100 भी मान सकते हैं, 100 भी मान सकते हैं, कुछ भी मान सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर आपको क्या करना है, ध्यान दीजिएगा, ये क्रय मूल्य है, ये विक्रय मूल्य है। विक्रय मूल्य में से यदि क्रय मूल्य को घटाएंगे, यदि आपके यहाँ पर घटाते हैं जो आएगा वो लाभ या हानि आएगा। यदि यहाँ पर माइनस आ गया इसका अर्थात हानि हो रहा है, यदि प्लस में फिर भी आया तो आपको क्या होने वाला है, हानि। आपको यहाँ पर प्लस में आ जाएगा तो लाभ होने वाला है। यहाँ पर इसे आप घटाइएगा, घटाइए कहने का अर्थ क्या है कि 1 माइनस आपका 3/2 कीजिएगा, घटाइएगा तो क्या आने वाला है, -1/2, अर्थात यहाँ पर हानि उसके हो रहा है। कितना आपको हानि हो रहा है, 1/2 आपको हानि हो रहा है। ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर 1/2 आपको यहाँ पर हानि हो रहा है, ये आपको हानि हो रहा है, लेकिन ये प्रतिशत नहीं है, ये हानि है लेकिन ये प्रतिशत नहीं है। अब आपको निकालना है कि प्रतिशत हानि क्या होगी, जो है ना प्रतिशत हानि को ही आपको प्रतिशत में ही निकालना है ना, तो प्रतिशत हानि क्या होगी। तो जो आपको यहाँ पर पूछा जाए उसे ऊपर रखना है, जो पूछा जाए उसे ऊपर रखना है हमेशा, और जिससे तुलना किया जाए उसे नीचे रखना है। तुलना जिससे किया जाए ना उसे आपको नीचे रखना है, और प्रतिशत निकालना है तो 100% से हमेशा गुणा कराना। जब भी प्रतिशत निकालना है 100% से गुणा कराना है। अब यहाँ पर ये बात आपको ध्यान देनी है कि तुलना किससे किया जाएगा। तो हमेशा एक बात आप याद रखिएगा कि जब भी तुलना होता है ना उसके क्रय मूल्य पर आपको तुलना होता है, कॉस्ट प्राइस पर तुलना होता है। यहाँ पर विक्रय मूल्य पर कभी भी तुलना नहीं करना है, ठीक है ना। तो जब भी आपको तुलना किया जाएगा हमेशा क्रय मूल्य पर ही तो आपको तुलना करना है, और जो क्रय मूल्य होगा आपको हमेशा नीचे होगा। पूछा जा रहा है हानि के बारे में, आपको हानि है कितना, 1/2 की आपको हानि है, ठीक है, कोई दिक्कत है। यहाँ पर तुलना के बारे में किया जाए, तुलना किससे होगा, क्रय मूल्य से। क्रय मूल्य है कितना, 3/2 है, 3/2 आपका नीचे हो गया। आपको प्रतिशत निकालना है, 100% से गुणा करा दीजिए, बस यही कैलकुलेशन आपको करना है और आसानी से बना सकते हैं। देखिए ये 2 से 2 आपका कैंसिल हो जाएगा, तो आपका है क्या, ये 100 और बटा के 3% है। कहने का अर्थ क्या है कि ये 33.1/3% का उसे हानि होने वाला है। 33.1/3 ऑप्शन नंबर 1 है और यही इसका सही आंसर हो जाएगा। मैं आशा करता हूं कि ये कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ रही है, इसमें वो कोई तकलीफ नहीं है। यहाँ पर यही बात दिया हुआ है कि जो विक्रय मूल्य है वो क्रय मूल्य का क्या है, ध्यान दीजिए, जो आपको यहाँ पर क्रय मूल्य है विक्रय मूल्य का 3/2 है। तो यहाँ पे 1 भी मानेंगे तो भी आपको वही बात आएगा, 100 भी लेकर के मानेंगे तो भी वही आएगा, 1 मानेंगे तो भी आपको वही आने वाला है। माइनस वहाँ सूचक है कि हानि हो रहा है, यदि वो प्लस आता अर्थात उसे क्या होता, लाभ होता, तो लाभ प्रतिशत आप निकाल लेते। क्या कोई कन्फ्यूजन है? कोई कन्फ्यूजन नहीं होनी चाहिए। तो चलिए नेक्स्ट कॉन्सेप्ट की ओर चलते हैं, देखते हैं कैसे प्रश्न पूछे गए हैं, उन्हें आपको कैसे बनाना है। अब देखिए दोस्तों, ये आपका प्रश्न है, कह रहा है कि 2 संख्याओं में से बड़ी संख्या का दूना छोटी संख्या के 5 गुने से 3 ज्यादा है, तथा बड़ी संख्या के 4 गुने और छोटी संख्या के 3 गुने का योग आपको 71 है, तो वे संख्या क्या है ये आपको बताना है। तो ऐसे प्रश्नों को आपको एक्स वाई मान करके नहीं बताना है, डायरेक्ट आपको ऑप्शन से ही बताना है, ठीक है ना। ऑप्शन आपको दिया हुआ है, यहाँ पर कह रहा है कि 2 संख्याओं में से बड़ी संख्या का दूना छोटी संख्या के 3 गुने से, यहाँ पर 5 गुने से 3 ज्यादा है। कितना ज्यादा है आपको, 3 ज्यादा है। तो यहाँ पर ऑप्शन से देखिए, ऑप्शन में आपको यहाँ पर कीजिएगा, आपको कह रहा है कि 2 गुना, तो 43 का क्या करना है, आपको 2 गुना करना है। 43 का 2 गुना कीजिएगा, कितना आएगा आपका, 86 आ जाएगा। उसी तरह से यहाँ पर 8 का कह रहा है, अर्थात जो दूसरी संख्या है उसका 5 गुना कह रहा है, किसका, जो 5 गुने में ना जो आपको यहाँ पर 3 ज्यादा है, 5 गुने से क्या हो, 3 ज्यादा है, तो इसका 5 गुना कीजिएगा तो 8 5 कितना होने वाला है, आपको 40 होने वाला है। 8 5 आपको यहाँ पर 40 होने वाला है। क्या ये 3 ज्यादा है, क्या 86 ये 40 से 3 ज्यादा है, ठीक है ना। ये आपको अंतर कीजिएगा, यहाँ पर क्या 3 ज्यादा है, नहीं ज्यादा है, तो ये ऑप्शन आपका हो नहीं सकता। उसी तरह से इस ऑप्शन के बारे में बात करें तो यहाँ पर भी वही कॉन्सेप्ट आपको अप्लाई करना है। यहाँ पर 14 में क्या करना है, 2 से गुना करना है, 14 में 2 से गुना करना है, और 5 में क्या करना है, आपको 5 से गुना करना है और इनका अंतर करना है। क्या यहाँ पर 3 ज्यादा है, यदि अंतर प्राप्त होगा तो वही उसका ऑप्शन होगा। यहाँ पर इसे आप कैलकुलेट कर सकते हैं, कैलकुलेट कीजिएगा तो ये कितना हो जाएगा, 28 हो जाएगा, और ये आपका हो जाएगा 25। घटाइएगा कितना आएगा, 3 आएगा, जो कि इसे आपको फुलफिल कर रहा है कि 5 गुने से 3 क्या है, आपको ज्यादा है, और ऑप्शन नंबर 3 ही इसका सही आंसर हो जाएगा। इसके अलावा ये भी आपको दूसरे को भी आपको चेक कर लेने की आवश्यकता है। हो सकता है कि 2 ऐसे ऑप्शन हो तो आप
फंस जाइएगा, तब आपको उस कॉन्सेप्ट का यूज करना पड़ेगा। लेकिन यहाँ पर इसको भी आप कैलकुलेट कीजिएगा तो यहाँ पर इसको क्या कीजिएगा, आप 2 गुना कीजिएगा तो ये 22 हो जाएगा, अंतर कीजिएगा इसके 5 गुने में तो 9 5 45 हो जाएगा। क्या ऐसा प्राप्त हो रहा है? नहीं प्राप्त हो रहा है, तो कोई भी ऑप्शन नहीं होगा और ऑप्शन नंबर आपका 3 सही आंसर हो जाएगा। मैं आशा करता हूँ कि इतनी बात आपको समझ में आ रही है, इसमें आपको कोई तकलीफ नहीं है। तो यहाँ पर कह रहा है कि तथा बड़ी संख्या के 4 गुने और छोटी संख्या के 3 गुने का योग 171 है। यहाँ पर 171 बल्कि 71 है, तो वे संख्याएं क्या है इसके बारे में आपको बतानी है। तो यहाँ पर बात करें इसको भी आप फुलफिल करा सकते हैं। तथा बड़ी संख्या के 4 गुने, जो बड़ी संख्या है ना उसका आपको 4 गुना, जो बड़ी संख्या है उसका 4 गुना। तो बड़ी संख्या क्या है आपको यहाँ पर 14 है, 14 का 4 गुना कीजिएगा, ध्यान दीजिएगा यहाँ पर 14 का 4 गुना कीजिएगा तो 56 हो जाएगा। और यहाँ पर योग के बारे में कह रहा है कि यहाँ पर ध्यान दीजिए, और छोटी संख्या के 3 गुने का योग, यदि छोटी संख्या का 3 गुना करते हैं अर्थात 5 3 15 करते हैं और इनका योग आप करते थे, कितना प्राप्त होने वाला है? 71 प्राप्त होने वाला है। इस कॉन्सेप्ट को भी अर्थात जो आप आगे कह रहा है प्रश्न में, ये भी आपको फुलफिल हो रहा है और ऑप्शन नंबर 3 इसका सही आंसर हो जाएगा। तो ऐसे प्रश्नों को आपको बाई ऑप्शन ही बनाना है, नहीं कि आपको प्रोसेस से एक्स वाई लगकर मान करके बनाने लगिएगा, समय बहुत ज़्यादा लगेगा, ठीक है ना। तो आपको ऐसे बनाना है, आपको उस तरह से नहीं बनाना है कि एक्स मान लीजिए और उसको कॉन्सेप्ट को लगा करके और उसे हल कीजिएगा बहुत सारा लंबा, और आपको टाइम तो ही बचाना है। टाइम बचाने के लिए आपको जो प्रश्न ऑप्शन से बनाने हैं उसको आपको बाय प्रोसेस नहीं बनाना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं और उनके कॉन्सेप्ट को सीखते हैं। अब देखिए दोस्तों, आपसे मैथमेटिशियन के बारे में देखिए प्रश्न पूछता है, रामानुजन के बारे में आपसे प्रश्न पूछा है। यहाँ पर सांख्यिकी के बारे में, सांख्यिकी में विचरण का विश्लेषण नामक विधि का मुख्य श्रेय किसे जाता है इसके बारे में आपसे पूछ रहा है। अर्थात मैथमेटिशियन के भी बारे में आपको पूछा जाता है, ठीक है ना। तो आपको यहाँ पर यदि बात किया जाए कि सांख्यिकी में विचरण का विश्लेषण जो किया है उनके बारे में यदि बात किया है तो वो है RS फिशर। RS फिशर ने आपको यहाँ पर सांख्यिकी का विचरण विश्लेषण आपको किया है, इसे आपको याद रखना है, इनका नाम आपको याद रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं और देखते हैं कैसे प्रश्न पूछे गए हैं। अब देखिए दोस्तों, ऐसे प्रश्न आपसे पूछे गए हैं कि 50 से छोटे धन पूर्णांक में अभाज्य संख्याओं की संख्या है, ये इसके बारे में आप बताइए। यहाँ पर अभाज्य संख्याओं की संख्या के बारे में पूछ रहा है, अर्थात प्राइम नंबर्स के बारे में पूछ रहा है कि कितने प्राइम नंबर्स होंगे इसके बारे में आप बताइए, अर्थात अभाज्य संख्याएं कितनी होगी उसको बताइए। कहाँ से? तो 1 से लेकर के 50, अर्थात 50 से छोटे के बारे में पूछ रहा है कि कितनी अभाज्य संख्याएं होंगी। तो आपको नहीं पता है तो आपको याद रखना है और आपको जानना है कि जो अभाज्य संख्या पहले कहते किसे हैं उसके बारे में आप समझिए। वह संख्या जो एक और खुद से विभाज्य हो, एक और खुद से विभाज्य हो, और खुद से विभाज्य हो अर्थात स्वयं से विभाज्य हो, उसे हम लोग कहेंगे क्या? अभाज्य संख्या कहेंगे। क्या कोई दिक्कत है? कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। वो संख्या जो 1 से कटे और अपने आप से कटे उसे हम लोग कहेंगे क्या? अभाज्य संख्या। यहाँ पर अभाज्य संख्या 1 से लेकर के 50 तक के बारे में बात करना है। यदि 1 से लेकर के 100 तक में यदि बात किया जाए तो उसमें टोटल 25 अभाज्य संख्याएं होती हैं, वैसी जो कि आपको सिर्फ वो 1 से कटेंगी और नहीं तो स्वयं अपने आप से कटेंगी, ठीक है। ये लेकिन यहाँ पर आपसे पूछा है कि 1 से लेकर के 50 तक में कितनी अभाज्य संख्याएं हैं, तो उनकी संख्या आपको 15 होने वाली हैं। वो संख्याएं हैं 2 हैं, 3 हैं, 5 हैं, 7 हैं, 11 है, 13 है, 17 है, 19 है, 23 है, 29 है, 31 है, 37 है, 41 है और आपका यहाँ पर 43 है, और 50 तक में लास्ट संख्या जो है आपको 47 होने वाली है और इनकी टोटल संख्या कितनी है? 15 है। ये बात आपको याद रखनी है। यदि वहीं पर 50 से और 100 के बीच में यदि बात किया जाए तो वो टोटल संख्याएं हैं 10 और वो संख्याएं हैं 53, 59, 61, 67, 71, 73 और आपका 79, 83, 89, 97। तो इन्हें आपको याद रखना है। आपको इतनी याद रखना है बात कि 1 से लेकर के 50 तक में 15 होती हैं और आपको यहाँ पर 50 से लेकर के 100 तक के बीच में आपको 10 होती हैं। यदि टोटल पूछ दिया जाए तो अब वो कितने होने वाले हैं? जब टोटल आपसे पूछ दिया जाएगा तो टोटल आपको 25 बताना है। तो ये प्रश्न आपको बार बार पूछे जाते हैं और ये कॉन्सेप्ट आपको याद रखना है कि इतनी आपको होती हैं संख्याएं। अब ऐसा ना कीजिएगा कि अब लगिए गिनने तो 2-4 सेकंड से बेसी ही लगने वाला है, उससे कम तो लगने की बात ही नहीं है। 1-2 मिनट भी लग सकता है गिनने में, कहीं भूल भी सकते हैं। तो आपको ये बात कॉन्सेप्ट इतनी याद रखनी है कि 1 से 50 तक में 15 होती हैं, 50 से लेकर के 100 तक में बात करें तो 10 होती हैं। यदि कुल के बारे में बात करें कि 1 से लेकर के कुल आपको बताइए कि 100 तक में कितनी है तो आपको 25 होने वाली हैं और इस कॉन्सेप्ट को आप याद रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं और उनके कॉन्सेप्ट को सीखते हैं। अब देखिए दोस्तों, जैसे ये आपका प्रश्न है, खूब पूछाता है, बहुत बार पूछाता है। यहाँ पर कह रहा है कि इतनी जो संख्या है इसको भाग देने पर जो भागफल है 167 प्राप्त होता है और शेषफल आपका यहाँ पर 43 प्राप्त होता है। तो भाजक के बारे में बताइए कि भाजक क्या होगा। तो यहाँ पर बात आप समझिए कि भाजक कहते किसे हैं, भाज्य किसे कहते हैं और भागफल किसे कहते हैं, ठीक है ना। ये आपको भागफल किसे कहते हैं इसके बारे में आप समझिए कि भागफल किसे कहेंगे। यहाँ पर जो लिखते हैं जिससे हम लोग भाग देते हैं उसे हम लोग कहते हैं भाजक, ठीक है ना। ये आपका है भाजक, जो भाग देता है वो आपको
भाजक कहलाता है, और जिसमें भाग जाता है उसे हम लोग कहते हैं भाज्य। जिसमें भाग जाता है उसमें हम लोग भाज्य कहते हैं, ठीक है ना, भाज्य कहते हैं। और जो यहाँ पर आता है उसे हम लोग भागफल कहते हैं, और जो नीचे कुछ बच जाता है उसे हम लोग शेष कहते हैं, ठीक है ना। जो यहाँ पर नीचे बच जाता है उसे आपको यहाँ पर शेष कहते हैं। तो आपको इनका रिलेशन सिर्फ पता होना चाहिए, आसानी से आप बना सकते हैं। तो आपको हमेशा याद रखना है कि जो ये वाली संख्या है इसको प्राप्त करने के लिए, अर्थात भाज्य को प्राप्त करने के लिए, अर्थात आपको यहाँ पर भाज्य को प्राप्त करने के लिए कॉन्सेप्ट है कि जो आपका यहाँ पर भागफल है और जो भाजक है इनका आपस में गुणा कराइए, अर्थात भाज्य बराबर क्या हो जाएगा, आपका भाजक हो जाएगा, और गुना आपका यहाँ पर भागफल हो जाएगा, और प्लस आपको क्या कर देना है, भागफल हो जाएगा, और आपको प्लस यहाँ पर आपको शेष कर देना है। भागफल हो जाएगा और आपको प्लस यहाँ पर शेष कर देना है, अर्थात जो रिमाइंडर आपको बचा उसको आपको जोड़ देना है, और आसानी से आपका यहाँ पर जो भाज्य अर्थात जिसमें भाग जा रहा है वो संख्या आपको आसानी से पता हो जाएगी। तो यहाँ पर जो संख्या के बारे में दिया जाए, इसी संख्या को भाग दिया जा रहा है ना, अर्थात जो संख्या है आपको 16,075 ये आपको भाज्य है। कोई दिक्कत है? यदि भाजक के बारे में बात किया जाए तो यहाँ पर कह रहा है कि यहाँ पर जो भाजक है उसी को आपको निकालना है, इसी को तो आपको यहाँ पर निकालना है, भाजक को आपको यहाँ पर निकालना है। और आपको भागफल यहाँ पर दिया हुआ है कि जो भागफल है 167 है, ठीक है ना। और यहाँ पर जो आपका शेषफल है उसके बारे में भी आपसे बात कर रहा है कि जो शेषफल है वो आपकी कितनी है, यहाँ पर 43 है। तो यहाँ पर शेषफल हो गया 43, ठीक है। बस इसी को आपको कैलकुलेट कर देना है। कैलकुलेट कीजिएगा, ध्यान दीजिए, कैलकुलेट कीजिएगा तो 75 में से 43 को क्या करना पड़ेगा, आपको घटाना पड़ेगा। घटाइएगा तो क्या आएगा, 32 आएगा, अर्थात जो संख्या होने वाली है आपको 16,0 आपको 32 होने वाली है। 16,0 आपका 32, क्योंकि 43 इसमें आकर के इधर घट गया, ठीक है ना। यहाँ पर आपको भाजक निकालना है। क्या निकालना है, आपको भाजक निकालना है। और ध्यान दीजिएगा ये क्या है, गुणा के रूप में है, तो इधर अगर क्या हो जाएगा, भाग के रूप में हो जाएगा। तो ये 167 आपको यहाँ पर ये भाग हो गया। क्या कोई दिक्कत है? अब ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर ये आपको 167 है, ये आपको क्या होने वाला है, 167 है। यहाँ पर 160 है, ये क्या है, आपको 160 है। तो यहाँ ये कितनी बार में भाग जाने वाला है, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा। आप इसमें यदि आप भाग देते हैं तो कितनी बार में जाने वाला है, यदि आप टोटल यहाँ पर टोटल ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर 167 है, ये 160 है, 160 167 से भाग जाएगा नहीं। आपको जब भी लेना है हासिल लेना है। अब हासिल लीजिएगा तो आपको यहाँ पर 3 आने वाला है हासिल में, ठीक है। तो आपको अब इसमें भाग देना है, तो ये कितनी बार में जाएगा, आपको टोटल यदि 10 बार के बारे में बात करें तो ये संख्या आपको होनी चाहिए 1670, तब आपको 10 बार में भाग जाएगा। लेकिन यहाँ पर संख्या 1670 नहीं बल्कि 1603 है, अर्थात एक कम बार में भाग जाएगा। क्या हो जाएगा, एक कम बार में आपको भाग जाएगा। एक कम बार में भाग जाएगा तो 9 बार में, अर्थात उसके जो यहाँ पर संख्या होनी चाहिए ना, आपको 9 होनी चाहिए। कौन किस किस ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर आपका 3 है, और यही इसका सही आंसर हो जाएगा। इतना कुछ आपको इतनी बड़ी संख्या में आपको भाग देने की जरूरत नहीं है, जो आपको यहाँ प्राप्त हो जाएगा संख्या, क्योंकि हम लोग भाग देंगे तो 9 आपको आना चाहिए। क्या किसी में 9 है, 9 है ही नहीं, तो जो ऑप्शन में 9 है वही उसका सही आंसर हो जाएगा। यदि आप भाग देते हैं तो ये आपको 96 बार में ही आपको जाने वाला है। मैं ऐसा करता हूं कि एक कॉन्सेप्ट आपको समझ में आई है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं और उनके कॉन्सेप्ट को सीखते हैं। आपको कुछ ट्रिक आपको पता होनी चाहिए कैसे काम करना है और कैसे आसानी से जो आंसर है उसको फाइंड आउट करना है। चलिए नेक्स्ट कॉन्सेप्ट की ओर चलते हैं और उनके कॉन्सेप्ट को सीखते हैं। अब देखिए दोस्तों, ये आपका प्रश्न है, ध्यान दीजिए, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है और ये अपने आप में कॉन्सेप्ट है। इस कॉन्सेप्ट को आपको याद रखना है, कभी भी प्रश्न पूछा जा सकता है। यहाँ पर है कि ABC के मध्य बिंदु, जितने भी ये बिंदु है ना, ये आपको यहाँ पर मध्य बिंदु है, ये आपको मध्य बिंदु है, DEF है। तो ज्ञात कीजिए कि निम्न में से कौन सा कथन सत्य है, ये बारे में आपसे पूछ रहा है। तो यहाँ पर टोटल त्रिभुज बन रहे हैं, 4 त्रिभुज बन रहे हैं, ठीक है ना। तो जब भी आपको मध्य बिंदु से मिलाए जाए, जब भी आपको मध्य बिंदु से किसी भी त्रिभुज के मध्य बिंदुओं को मिलाने से जो बनता है त्रिभुज ना, जो आपका त्रिभुज बनता है, वो सभी जितने भी त्रिभुज आपको बन रहे 4 त्रिभुज, सभी के सभी आपस में बराबर होते हैं, उनका क्षेत्रफल आपको बराबर होता है। इतनी बात आपको पता चल गई। तो यहाँ पर टोटल कितने त्रिभुज बन रहे हैं, 4 त्रिभुज बन रहे हैं। टोटल आपको 4 त्रिभुज आपको यहाँ पर बन रहे हैं। टोटल 4 त्रिभुजों के बारे में बात करें कि 4 त्रिभुजों का योग यदि आप करते हैं, का यहाँ पर योग करते हैं, ठीक है ना, का योग करते हैं, तो जो आपको सबसे बड़ी त्रिभुज है अर्थात त्रिभुज ABC उसके बराबर होगा। ये कॉन्सेप्ट आपको पता हो गया। अब एक कॉन्सेप्ट अभी आपको ये भी पता है कि चारों आपस में क्या होते हैं, चारों आपस में बराबर होंगे। चारों आपस में क्या होंगे, आपको यहाँ पर बराबर होंगे। ये कॉन्सेप्ट आपको याद हो गया कि आपको चारों आपस में बराबर होंगे। यहाँ पर जब ये आपको बराबर होंगे, अर्थात इसका क्षेत्रफल इसके बराबर, इसके बराबर, सब आपस में बराबर होंगे। तो यहाँ पर आपसे पूछा है कि कौन सा कॉन्सेप्ट सही है। तो यहाँ पर चारों यदि बराबर है तो यहाँ पर कॉन्सेप्ट DEF,
DEF के बारे में आपसे पूछ रहा है कि जो आपको यहाँ पर हर जगह DEF ही है, हाँ ठीक है, तो हर जगह त्रिभुज DE और F के बारे में पूछ रहा है कि क्या संबंध होगा। तो यदि बात किया जाए कि जब चारों जगह आपको बराबर हैं, चारों जगह बराबर हैं, तो यहाँ पर यदि DEF के बारे में यदि हम बात करें कि 4DEF, यदि हम लोग जब चारों बराबर है तो 4 गुना यदि हम लोग DEF करेंगे तो चारों को इंडिकेट कर देगा कि ये चारों त्रिभुज के बराबर है। ये हमेशा क्या प्राप्त होगा, ये हमेशा किसके बराबर होगा, त्रिभुज ABC के बराबर होगा, हमेशा क्या होगा, बड़े वाले त्रिभुज के बराबर होगा, अर्थात 4 गुना DEF बराबर क्या होगा, त्रिभुज ABC के बराबर होगा। तो यहाँ पर इसलिए त्रिभुज DEF के बारे में सिर्फ आपको बात किया जाए तो कितना हो जाएगा, 1/4 त्रिभुज ABC आपका हो जाने वाला है, और ऑप्शन नंबर ए ही इसका सही आंसर हो जाएगा। यहाँ पर DEF का या किसी से भी आपको ये आपको पूछता कि संबंध बताइए, अर्थात AFE से भी आपको संबंध पूछता तो 1/4 ही होने वाला है। कोई दिक्कत है, जो आपको त्रिभुज ये है ना, जो आपको बड़ी वाली त्रिभुज है वो हमेशा क्या है, इन एक त्रिभुज किसी भी एक त्रिभुज के बारे में बात करें तो उन सबसे क्या है, 4 गुनी है, क्योंकि सभी के सभी चारों बराबर हैं और इन बराबर से मिलकर के वो बड़ा वाला त्रिभुज आपको बना हुआ है। तो ये कॉन्सेप्ट आपको याद रखना है। और ये सभी के सभी क्या है, 1/3 है, गलत है, 1/2 है, ये भी गलत है, यहाँ पर DEF क्या है उसके बराबर है, ये भी आपको गलत है। तो ये बात आपको याद रखनी है कि जो यहाँ पर इनको सबका योग कीजिएगा तो आपको यहाँ पर इसके बराबर होने वाला है, या फिर 4 से यदि किसी एक त्रिभुज में 4 से गुणा करिएगा, सबका आपको बराबर ही है, तो आपको त्रिभुज ABC के बराबर हो जाएगा। तो यहाँ पर कहने का अर्थ क्या है कि यहाँ पर कोई भी एक त्रिभुज के बारे में बात करें, जो आपको त्रिभुज बड़ी वाली त्रिभुज है उसका 1/4 ही आपको यहाँ पर प्राप्त है, ठीक है ना। तो आपको ये कॉन्सेप्ट हमेशा याद रखना है, किसी भी त्रिभुज की मध्य बिंदु को मिलाने से जो आपको त्रिभुज बनता है, 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 वो हमेशा बड़ी त्रिभुज से क्या होता है, 1/4 ही होता है। अब इस त्रिभुज के बारे में बात कर ले, या फिर किसी भी त्रिभुज के अब इसमें बारे बात करें, इसके बारे में भी हम लोग सिर्फ बात करते हैं तो ये भी क्या होता है, हमेशा 1/4 ही होता। इसके बारे में यदि हम लोग बात करते आगे और भी बात कर लें, इसके बारे में सिर्फ यदि हम लोग बात करते ये भी क्या होता, आपको 1/4 ही होता। आगे और भी हम लोग बात कर लें कि इसके बारे में यदि हम लोग बात करते तो क्या होता, हमेशा आपको 1/4 ही होता। इसमें आपको कोई कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए। तो इतनी कॉन्सेप्ट आपको याद है, आसानी से आप प्रश्नों को बना सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं और उनके कॉन्सेप्ट को सीखते हैं। अंत तक बने रहिएगा दोस्तों, यदि अभी तक नहीं सब्सक्राइब किए हैं तो जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अब देखिए दोस्तों, ये आपका प्रश्न है, ऐसे प्रश्न भी आपसे पूछे जाते हैं, तो ऐसे प्रश्नों को आप कैसे बनाएंगे, ध्यान दीजिएगा। किसी कमरे के चारों दीवारों, यहाँ पे यदि कोई कमरा के बारे में बात किया जाए कि ये आपको कोई कमरा है, ठीक है ना, ये आपका कोई कमरा है और इसके चारों दीवारों के बारे में बात कर रहा है, अर्थात यहाँ पर चारों दीवारों के बारे में क्या है, इसके बारे में आपसे बात कर रहा है, इसके बारे में आपसे, अर्थात उस साइड का जो आपको दीवार है उसके बारे में आपसे बात कर रहा है, इस साइड में जो दीवार है उसके बारे में बात कर रहा है, और जो इस साइड में दीवार है, अर्थात ये वाला जो आपको दीवार है इस साइड में, उसके बारे में बात कर रहा है। नीचे और ऊपर के बारे में बात नहीं कर रहा है, जो नीचे है और ऊपर है उसके बारे में नहीं बात कर रहा है। इसके टोटल 6 फेस होंगे और 6 फेस में सिर्फ आपको यहाँ पर 4 फेस के ही बारे में बात कर रहा है। दीवार के जो चारों ओर होते हैं उनके बारे में आपको यहाँ पर बात कर रहा है। यहाँ पर कर रहा है कि उनका जो क्षेत्रफल है ना, जो दीवारों का, चारों दीवारों का क्षेत्रफल है, ये आपको 660 आपको वर्ग मीटर है, ठीक है। आगे इस प्रश्न में कर रहा है कि तथा लंबाई उसकी चौड़ाई की 2 गुनी है। जो उसकी लंबाई है, जो यहाँ पर इसकी लंबाई है वो चौड़ाई की क्या है, 2 गुनी है। जो लंबाई है वो 2 है, जब चौड़ाई क्या हो, 1 है। क्या दीजिए, ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर जब चौड़ाई 1 है तो लंबाई क्या है, आपको यहाँ पर 2 है, क्योंकि प्रश्न में कह रहा है कि तथा लंबाई उसकी चौड़ाई की क्या है, 2 गुनी है। ये तो ऊंचाई हो गई ना, यहाँ पर 1 हो जाएगा, ठीक है, ये 1 हो जाएगा तो ये आपका 2 हो जाएगा। यहाँ पर x भी मान सकते हैं कि ये x हो जाएगा तो ये आपको 2x हो जाएगा, वही मान लीजिए, ठीक है। यहाँ पर x हो जाएगा, ये आपका 2x हो जाएगा। तो उसकी छत का क्षेत्रफल आपको बताना है कि जो छत वाला क्षेत्रफल है ना, उसका क्षेत्रफल आप बताइए, छत वाला बताइए या फिर उसके बेस वाला बताइए, दोनों आपस में बराबर होंगे। इधर उसके बराबर होगा, इधर वाला इसके बराबर होगा, तो जो ऊपर होगा वो आपको नीचे वाले के बराबर होगा क्षेत्रफल। यहाँ पर आपसे पूछ रहा है कि छत का क्षेत्रफल अर्थात जो नीचे है उसका क्षेत्रफल ऊपर वाले क्षेत्रफल के बराबर आपको बताना है। यहाँ पर ध्यान दीजिए, यहाँ पर 660 वर्ग सेंटीमीटर है, किसका क्षेत्रफल, चारों दीवारों का क्षेत्रफल। चारों क्या है, दीवारों के बारे में आपसे बात कर रहा है कि चारों दीवारों का आपका यहाँ पर क्षेत्रफल। यहाँ पर जो इसकी ऊंचाई है, ऊंचाई आपको दिया हुआ है कि 11 है, जो आपका ऊंचाई है ना ये आपको 11 है, और इसे हमने 1 मान लिया क्योंकि इसके दुगुना ये है, तो ये 1 हो जाएगा, तो ये आपको 2 हो जाएगा। क्या कोई दिक्कत है, x में है तो ये 1x और आपका यहाँ पर 2x हो जाएगा। अब यहाँ पर ध्यान दीजिए, इसका क्षेत्रफल अर्थात चारों दीवारों के क्षेत्रफल के बारे में बात करें तो जो यहाँ वाला क्षेत्रफल होगा वही यहाँ वाला आपको क्षेत्रफल होगा। तो ये क्या है, इसकी ऊंचाई है 11 और इसकी यहाँ पर चौड़ाई है 1x, ठीक है ना। तो यहाँ पर जो हो जाएगा 11x और इंटू आपका यहाँ पर 1x हो जाएगा। लेकिन संख्या में कितनी है, 2 की संख्या में है, तो 2 से आपको गुणा कराइए, क्योंकि इस साइड में भी है और इस साइड में है।
उसी तरह से यहाँ पर ध्यान दीजिए, अब इस फेस का और उसके पीछे वाले फेस के बारे में बात करें, क्योंकि 4 फेसों के बारे में यहाँ पर दिया हुआ है ना। तो यहाँ पर यदि ये सामने वाले फेस के बारे में बात करें तो इसके लिए क्या है, ये 11 हो जाएगा और एक भुजा आपको यहाँ पर 2x हो जाएगी। तो इसका आपको गुणा कराना है, लेकिन वैसे 2 भुजाएं हैं तो 2 से आपको गुणा कर देना पड़ेगा, अर्थात तो 2 इंटू आपको यहाँ पर 2 इंटू 2x इंटू 11x 2x, क्योंकि इसके लिए यदि बात कर रहा है, इसके लिए यदि बात करें हम लोग पहले तो इसके लिए ना बात किए हैं, इसके लिए हम लोग बात कर चुके हैं, ठीक है ना। इधर से ये आपको बनेगा और वैसा ही आकृति आपको इस साइड में बनेगा। अब यहाँ पर ऐसा आकृति इधर बना और इधर आकृति जो आपको बनने वाली है ये आपको हो रही है, ठीक है ना। ये वाली जो आकृति है, अब इनका क्षेत्रफल आपको तो अर्थात 2 से गुना करना पड़ेगा, ठीक है। तो आप 2 से गुना कीजिएगा तो 2x, अर्थात इसके लिए लंबाई क्या है 2x है और उसकी जो आपको चौड़ाई हो जाएगी 11 हो जाएगी, तो इससे आपको गुणा करना है। अब इसको आप कैलकुलेट कीजिएगा तो क्या आएगा 660 और बराबर ध्यान दीजिएगा 11 दूना के 22x हो गया, ठीक है। और प्लस यहाँ पर ध्यान दीजिए 11 दूना के 22 दूना के आपका यहाँ पर 44x हो गया, ये आपका 44x हो गया। अब इसे आप जोड़िएगा तो कितना आएगा 66 आएगा। अब 66 से 66 कट जाएगा तो यहाँ पर x की वैल्यू कितनी आने वाली है, यहाँ पर ध्यान दीजिए ये 66x हो जाएगा और x की वैल्यू आपको यहाँ पर 10 आ गई। यहाँ पर कितनी आ गई 10 आ गई, इसलिए x की वैल्यू आपको यहाँ पर 10 आ गई। अब जब आपको x की वैल्यू 10 आ गई तो सभी को आप निकाल सकते हैं ना। अब आपको नीचे के बारे में निकालिए या फिर ऊपर के बारे में, दोनों आपको सेम ही है। तो यहाँ पर इसका नीचे वाला का क्षेत्रफल निकालना है, अर्थात इसके बारे में निकालिए या फिर छत के बारे में अर्थात ऊपर वाले के बारे में निकालिए, इसके बारे में निकालिए, यही ना आपको निकालना है। तो इसके लंबाई के बारे में आपको पता है कि ये 2x है और ये 1x है। तो यहाँ पर यदि यहाँ पर इसका क्षेत्रफल के बारे में बात करें, यहाँ पर सिर्फ आपको छत के बारे में पूछ रहा है अर्थात ऊपर के बारे में पूछ रहा है, तो एक ही के क्षेत्रफल के बारे में पूछ रहा है। तो ये 1x है, ये आपका 2x है, अर्थात 1x गुना आपका 2x होने वाला है। क्या कोई दिक्कत है? अब x का वैल्यू इसी में पुट कर दीजिए, x का वैल्यू पुट की जाए तो क्या हो जाएगा, x का वैल्यू आपका 10 है तो 10 और गुना आपका यहाँ पर 20 हो जाएगा, अर्थात 10 गुना 20 कीजिएगा तो क्या आएगा आपको 200 आएगा और वर्ग मीटर में हो जाएगा, क्योंकि सभी इकाइयाँ मीटर में है तो 200 वर्ग मीटर ऑप्शन नंबर 1 इसका सही आंसर हो जाएगा। बस इतना आपको समझाने में समय लगा है। यदि आप इसको बनाना चाहें तो जो कॉन्सेप्ट को समझता है कि क्या कह रहा है क्या करना है, मात्र 5 सेकंड का, अधिक से अधिक उससे अधिक काम नहीं है, ठीक है ना। 5 सेकंड में आप प्रश्नों को बना सकते हैं आसानी से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं और उनके कॉन्सेप्ट को सीखते हैं। अंत तक बने रहिएगा और नहीं सब्सक्राइब किए तो सब्सक्राइब दोस्तों जरूर कर दीजिएगा और लाइक भी कर दीजिएगा। अब देखिए दोस्तों, ये आपका प्रश्न है, कह रहा है कि यदि 5 जनवरी 1991 को शनिवार था तो 3 मार्च 1992 का सप्ताह को कौन सा दिन होगा, इसके बारे में आपसे पूछ रहा है। ऐसे प्रश्न आपसे बार बार पूछे जाते हैं और ऐसे प्रश्नों को बनाना बिल्कुल आसान है, बस थोड़ा सा कॉन्सेप्ट आपको पता होना चाहिए। तो यहाँ पर ध्यान दीजिए, यहाँ पर बात कर रहा है 5 जनवरी, ठीक है ना। ये आपको बात कर रहा है 5 जनवरी 1991 को बात कर रहा है कि शनिवार है, ठीक है ना। ये आपका यहाँ पर शनिवार है, ठीक है, ये आपका शनिवार है। तो यहाँ पर बात करें कि यदि 3 मार्च के बारे में आपको निकालना है तो पहले 1991 के ही बारे में बात करें, तो 5 जनवरी 1992 के ही बारे में पहले हम लोग बात कर लें। 5 जनवरी 1992 आपको यहाँ पर 92 के बारे में बात करें तो आपको क्या कौन सा दिन आएगा इसके बारे में आपको बताना है। तो 5 जनवरी सब डेट और सेम आपको सेम है, तो आपको क्या करना है, जो यहाँ पर आती है संख्या ना उससे आपको एक अगला वाला दिन आपको हमेशा लेना है। क्या करना है, एक अगला वाला दिन लेना है। जब आपको सेम डेट और आगे संख्या जब भी आपको निकालना हो, सेम डेट हो या फिर ना हो, तो जहाँ से हम लोग खत्म करते हैं ना उसके आगे वाला जो दिन होता है वही आपको होता है आगे वाला दिन लाने के लिए उसमें से एक जोड़ना है, ठीक है ना। क्या पड़ेगा आपको, एक जोड़ना पड़ेगा। अर्थात जो शनिवार आएगा, जो आपको शनिवार तो 5 जनवरी आप समझ रहे हैं कि शनिवार आएगा, लेकिन शनिवार नहीं आएगा, उसमें आपको क्या करना है, हमेशा आपको एक जोड़ना है। जब भी डेट समान हो या फिर आपको जब भी ऐसे आपको निकालना होता है दिन, तो हमेशा अगले वाला दिन, यहाँ तक नहीं उसके अगले वाला दिन हम लोग से शुरू करते हैं। तो यहाँ पर शनिवार के बाद हम लोग क्या करेंगे, आपको एक और अगला दिन जो होगा वही आपको ये 5 जनवरी 1992 को आने वाला है। अगला दिन कहने का अर्थ क्या है कि शनिवार क्या आएगा, उसके बाद आपको रविवार आएगा, अर्थात 5 जनवरी को 1992 में क्या आने वाला है, आपको रविवार आने वाला है। इतना बात आपको समझ में आ गया। अब आपको यहाँ पर पूछ रहा है कि 3 मार्च, ठीक है ना, आपको यहाँ पूछ रहा है कि 3 मार्च को 1992 को कौन सा आपको यहाँ पर दिन आएगा उसके बारे में बताइए। यहाँ पर ध्यान दीजिएगा अब, ठीक है, यहाँ पर ध्यान दीजिए 5 जनवरी है और अब जनवरी की ही बात है। अभी तो जनवरी में 26 दिन बचे हुए हैं ना, क्योंकि जनवरी 31 दिन का होता है। तो यहाँ पर यदि जनवरी के बारे में बात करें कि जनवरी में अभी भी तो आपको दिन बचे हुए हैं, कितने दिन हैं, आपको 26 दिन बचे हुए हैं। उसका फरवरी के बारे में बात करें, फरवरी में कितने दिन आपको बचने वाले हैं, 29 दिन आपको बचने वाले हैं, क्योंकि ये लीप ईयर 1992 है ना, 4 से आपको पूरा का पूरा ये क्या हो जाने वाला है, कट जाने वाला है, लीप ईयर है, इसलिए इसमें कितने दिन होंगे,
29 दिन होंगे, ठीक है ना। तो यहाँ पर फरवरी हो गया। और मार्च के बारे में आपसे पूछ रहा है कि मार्च में अभी कितना दिन गया, 3 मार्च के बारे में बात कर रहा है। तो मार्च में कितना दिन, 3 दिन ही सिर्फ आपको जाने वाला है। अब इसी कैलकुलेट कीजिए। अब इसमें क्या कीजिए, या तो जोड़ करके 7 से भाग दीजिए और नहीं तो डायरेक्ट आपको 7 से भाग देना है। 7 से भाग दीजिएगा, 17 के 21, इसमें कितना बचेगा आपको 5 बचेगा। इसमें बात दीजिएगा 14 के 28, इसमें क्या बचेगा 1 बचेगा। अब यहाँ पर ध्यान दीजिए, ये 3 में तो 7 से भाग जाएगा नहीं, तो यहाँ इसके लिए कितना बचेगा आपको 3 बचेगा। इसके लिए आपको कितना बचेगा 3 बचेगा। सबको जोड़िएगा, कितना आएगा 5 4 9 आने वाला है, ठीक है ना। अर्थात 9 आया, फिर भी सप्ताह से क्या है 2 अधिक है, तो पुनः इसमें 7 से भाग देना है, क्योंकि सप्ताह के बाद में पुनः डेट क्या हो जाते हैं, रिपीट हो जाते हैं। इसलिए क्या करना है आपको 7 से हमेशा भाग देना है। इन सबको जोड़ करके भाग दीजिए या फिर पहले ही भाग दे दीजिए, दोनों बात आपको समान है। अब यहाँ पर 9 आया, 7 दिन से अभी भी बड़ा है, तो इसमें पुनः आपको यहाँ पर 7 से भाग देना है। तो 2 दिन आपको आ रहा है, क्या आ रहा है आपको 2 दिन आ रहा है। तो अब आपको क्या करना है, यहाँ पर रविवार है ना, आपको ये तो रविवार आएगा। अब यहाँ पर सिर्फ 2 दिन एक्स्ट्रा आपको लगने वाले हैं। तो रविवार में क्या कर देंगे, आपको यहाँ पर 2 दिन एक्स्ट्रा कर देंगे। तो रविवार के बाद कौन आएगा, सोमवार, ठीक है ना। उसके बाद क्या आएगा, मंगलवार आएगा। तो यहाँ पर दिन कौन सा होने वाला है, मंगलवार होने वाला है। कोई दिक्कत है, ये आपको मंगलवार होने वाला है। और मंगलवार कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर 2 है, और यही इसका सही आंसर हो जाएगा। मैं आशा करता हूं कि जब भी ऐसे प्रश्न आपको आएंगे तो अब आप आसानी से बना लेंगे और ऐसे कॉन्सेप्ट को आप सीख चुके हैं। तो जब भी आपको यहाँ पर आपको डायरेक्ट यहाँ निकालना होता, अलग अलग यहाँ पर हम लोग निकाला है ना, यदि डायरेक्ट भी आपको निकालना होता तो भी आपको यहाँ पर जो एक यहाँ पर जोड़े हैं ना, तो यहाँ पर भी अगला दिन आपको लेना पड़ेगा, ठीक है ना। आपको अगला दिन आपको लेना पड़ेगा। यहाँ पर 1 जोड़ा गया है तो आपको यहाँ पर अगला दिन इसमें 1 जोड़ना पड़ता, लेकिन यहीं पहले ही टर्म में हमने ये काम कर लिया है, तो आगे हम लोग नहीं करेंगे। सिर्फ आपको अगला दिन आपको 2 गिन करके यहाँ पर लिख दिया गया है। मैं ऐसा करता हूँ कि ये कॉन्सेप्ट आपको अच्छी तरह समझ आई है, इसमें कोई तकलीफ नहीं है। यदि आज का वीडियो आप लोगों को बहुत अच्छा लगा है तो लाइक से सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा और अपने दोस्तों में भी शेयर कर दीजिएगा। आज के लिए इतना ही, देखने के लिए धन्यवाद। इसी तरह की वीडियो के लिए इस चैनल पर बने रहिएगा।